हेलो साथियों, राधे राधे, जय हिंद। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटी का पार्ट पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 6 है, और जो कि हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हम पूरा डिटेल से अनुच्छेद सही जानेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या है और कहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए, सब कुछ बताएंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। और ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपको भाग पढ़ा चुके हैं, तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार हैं। साथ में पूछा जाता है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद। तो भाग नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक था, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार कैसे हैं। तो मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब ये होता है कि मौलिक अधिकार कोर्ट द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कोर्ट द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। जबकि आपने डीपीएसबी में पढ़ा होगा कि ये अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय मतलब होता है कि उसे कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जाए। बस याद रखना, प्रवर्तनीय मतलब कोर्ट द्वारा लागू कराया जा सकता है और अप्रवर्तनीय मतलब कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। उसके बाद हम सुनते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से कैसे लागू हुआ। तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में बताते हैं कि 24वें संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। तो इसमें क्या कहा गया था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार मिल गया। कैसे अधिकार मिला? जब भी विशेष बहुमत मतलब 50% प्लस 1 एक सामान्य बहुमत होता है। साथ में क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। 24 सदस्य वहाँ पर संसद में प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उनका 2/3 मतलब 3 सदस्य में से 2 सदस्य अगर उसके पक्ष में वोट करते हैं तो वो विशेष बहुमत माना जाता है। और साथ ही साथ इसके लिए एक कंडीशन है कि आधे से ज़्यादा राज्य, अभी हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उसको मिलाकर 36 राज्य लगभग बन जाते हैं। तो कुल 36 राज्यों में से आधे से ज़्यादा राज्य मतलब 18 राज्य से अधिक राज्य जब इसके फेवर में वोट करेंगे तब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये इतना है कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में जो हुआ था उसके द्वारा संसद को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। वो भी विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है, साधारण बहुमत से आप नहीं कर सकते। 50% प्लस 1 जो मतलब 50% से अधिक अगर वोट प्राप्त होता है वो साधारण बहुमत होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3% प्राप्त होता है, 2/3 अगर वोटिंग हो जाती है पक्ष में, तो वो विशेष बहुमत माना जाता है। साथ ही आधे से राज्य का समर्थन चाहिए होता है इसमें। तो ये हमने 24वें संविधान संशोधन द्वारा पढ़ लिया, मौलिक अधिकार में कैसे परिवर्तन किया है। उसके बाद होता है कि मौलिक जो अधिकार हैं किसी समय स्थगित किए जा सकें। कौन से समय स्थगित किया जाए? तो मौलिक अधिकार आपात के समय, जब भी राष्ट्रीय आपात लगेगा तो उन्हें स्थगित किया जा सकता है। और सिर्फ आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर। आर्टिकल नंबर 20 क्या है, 21 क्या है, ये हम आपको इसी क्लास में आगे बताएंगे। तो इन 2 अधिकारों को किसी भी हालत में, यानी जीने का अधिकार आपसे कभी नहीं छीना जा सकता है। वही है आर्टिकल 21। तो जीने का अधिकार आपसे कभी नहीं छीना जाएगा, उसको लागू रहता है, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो चाहे ना हो। तो ये 2 आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय आपात काल के समय भी लागू रहते हैं। बाकी सबका स्थगन किया जा सकता है, सबको स्थगित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है मूल संविधान में कितने अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जो संपत्ति का अधिकार था। पहले ये मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार होता था पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसको हटाकर क्या किया गया है, अनुच्छेद 300 का में 300A में क्या किया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ना कि अब ये मौलिक अधिकार रह गया। तो ध्यान रखना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया और अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। साथ ही साथ इसी संविधान संशोधन द्वारा जो 19 यानी 19
को भी हटाया गया जो संपत्ति का अधिकार था। तो ये ध्यान रखना है, जब आर्टिकल नंबर 90 पढ़ेंगे तो उसमें 7 तरीके के पढ़ेंगे, उसमें 19 जो है उसको हटाया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो कितने मौलिक अधिकार अब वर्तमान में रह गए हैं? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में रह गए हैं 6। पहले मूल संविधान में 7 थे, लेकिन इस समय वर्तमान में 6 हैं। पहला कौन सा है? समता या समानता का अधिकार, समता हो या समानता का अधिकार है, और इसके लिए आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक बताया गया। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार के बारे में बताया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक, या आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तीसरे नंबर का अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से 28 है, किस तरीके से हम अपनी पूजा पाठ और अपने धर्म को मान सकते हैं, ये इसमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, अभी केवल इतना जान लो 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं और किस अनुच्छेद से कहाँ तक हैं। ठीक है, कभी कभी सिंपल ही पूछ लिया जाता है कि समता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये बातें आप याद रखना है। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, वो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में बताए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है 32 में, जिसमें रिट दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करता है, वो आर्टिकल नंबर 32 से रिलेटेड है। जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 32 में है। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके बारे में विस्तृत जानेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा समानता या समता का अधिकार। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समानता या समता का अधिकार। तो समानता या समता के अधिकार कहाँ से दिया गया, हम ऊपर आपको बता चुके हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार बताया गया। आप एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि 14 आर्टिकल में क्या बताया गया, 15वें आर्टिकल में क्या बताया गया, 16वें आर्टिकल में उनमें जो संशोधन हुए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष, यानी जो भी कानून है उसके समक्ष सभी को समानता है, और विधियों का समान संरक्षण, यानी जो भी कानून है उनका समान संरक्षण सभी का होगा। और इसमें आपको 2 टर्म मिल रहे हैं। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधियों का संरक्षण कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। तो विधियों का समान संरक्षण, और तो समानता का अधिकार आपने पढ़ लिया, आर्टिकल नंबर 14 समझ लिया। विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल नंबर 14 में है, और विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया, विधियों का संरक्षण हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आर्टिकल नंबर 15 के बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल 15 में दिया गया क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, धर्म, जो भी धर्म मानते हैं लोग अलग अलग, नस्ल अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, लिंग अलग अलग लोग हैं, कोई स्त्रीलिंग कोई पुल्लिंग, या जन्म स्थान, कोई कहाँ जन्म लिया है इससे कोई मैटर नहीं है, सब कोई भेदभाव इसके आधार पर नहीं हो सकता। तो आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया, ध्यान सुनिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी भेदभाव नहीं किया जा, निषेध मतलब ये भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 हो गया। इसमें आर्टिकल 15 में कई बार संशोधन किया गया है, किस तरीके से हम भेदभाव करेंगे ये आप समझ सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 15 फोर्थ में बताया गया आरक्षण के बारे में। 15(4) यानी 15(4) में क्या दिया गया है कि आरक्षण दिया गया, और किस तरीके से आरक्षण दिया गया है, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण के बारे में बताया गया है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। तो ये किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने आरक्षण लाया, जो भी पीछे थे, किस आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पीछे थे, उसके लिए हमने क्या कहा कि आर्टिकल नंबर 15(4) लाया गया है, जिसमें हमने बताया है कि आरक्षण हम देंगे, किस आधार पर देंगे, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। उसके बाद अभी तत्काल 2018-19 में संशोधन हुआ था, जिसमें हमने क्या किया गया, सवर्ण आरक्षण, मतलब आपने EWS का नाम सुना होगा, सवर्ण आरक्षण, वो 15(6) यानी 15(6) में क्या दिया गया है, सवर्ण आरक्षण, जो कि EWS आपने सुना होगा। और EWS आपको पता है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो वो क्या होता है, आर्थिक आधार पर जो दिया गया है वो 15(6) में दिया गया है।
और भी एक आर्टिकल है 15(3), इसमें क्या कहा गया कि स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध, क्योंकि स्त्रियों को काफ़ी हद तक दबाया गया है पिछले काल में, और बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसी को देखकर 15(3) जोड़ा गया है। तो इसके लिए स्त्रियों के लिए आपने देखा होगा कहीं कहीं महिलाओं का 50% आरक्षण तक होता है। अब बिहार का एग्ज़ाम ले लिए, बीपीएससी में 50%, यूपी में 33% रहता है। तो ये आरक्षण उनको दिया गया है। और इसी को लेकर एक आया था महिलाओं का घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम 2005, और इसी 2005 के तहत क्या किया गया था कि जो पिता की जायदाद होती थी, पिता की जायदाद में भाई जो होते हैं, भाइयों के साथ क्या किया गया, बहनों को अधिकार मिला है। इसलिए आपने देखा होगा कि अब जब भी ज़मीन जायदाद ट्रांसफ़र होती है तो बहनों के नाम भी जाती है। तो ये आर्टिकल नंबर किससे संबंधित है, 15(3) से संबंधित है। 2005 में क्या किया गया, पिता की जायदाद में भाई के बराबर बहनों का अधिकार मिला है। तो ये 2005 में लागू किया गया था। आगे हम चलते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया लोक नियोजन में अफसर, मतलब सरकारी नौकरी। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी आप मान सकते हो। तो सरकारी नौकरी में समान अवसर। अब समान अवसर यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर भी वो ही जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग तरीके से संशोधन किए हैं। आर्टिकल नंबर 16(4) में आरक्षण दिया गया है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 में आपको पता है सवर्ण आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर। और जो सवर्ण आरक्षण है इसके संशोधन भी पूछा जाता है। तो 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, इसी से हमने ईडब्ल्यूएस वगैरह ये लागू किया है। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 16 हो गया, 17 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, मतलब पहले बहुत छुआछूत होती थी, उसी का अंत किया गया आर्टिकल नंबर 17 में। और ये जो विचार था अस्पृश्यता का अंत, ये गांधी जी द्वारा विचारधारा, गांधी जी की जो विचारधारा थी उसमें एकमात्र मौलिक अधिकार यही जोड़ा गया। आपसे पूछा जाए गांधी जी की विचारधारा पर मौलिक अधिकार कौन सा है, तो अस्पृश्यता का अंत ये गांधी जी का विचारधारा पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए अलग से मैंने नोट करके लिख दिया, इसको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 18 में बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 18 में बताया गया कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे कोई विशेष उपाधि दे जाती थी, अंग्रेज पहले उपाधि दे देते थे, तो हर तरीके की उपाधि का अंत है। बस सेना और शिक्षा में जो उपाधि मिलती हैं वो लागू है, बाकी किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती। तो ये आर्टिकल नंबर 18 में बताया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 18 में थे। तो ये हमने 14 से 18 तक आर्टिकल पढ़ लिए। अब दूसरे अधिकार पर हम चलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार यानी समानता का अधिकार 14 से 18 हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक दिया गया है कि 19 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया है कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जो अब सिर्फ 6 रह गई हैं। वो हम वित्तीय वाला बताया था, वो हट गया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 6 प्रकार की हैं। आर्टिकल नंबर, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में हम बताएंगे और कौन सा हट गया है इसके बारे में बताएंगे। तो आर्टिकल नंबर 19(1) में बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। इस चीज़ को आप याद रखना है, जो भी स्वतंत्रता दी गई है वहीं तक दी गई जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। अब आप बोल रहे हैं लेकिन आप दूसरे के लिए गाली नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं लेकिन गाली नहीं बोल सकते। बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन दूसरे के प्रति गाली गलौज इस तरीके से बोलते हैं तो केस हो जाते हैं। तो आप बोल रहे हैं लेकिन कायदे एक लिमिट में बोलें जिससे कि दूसरा कोई प्रभावित ना हो, वहाँ तक आप स्वतंत्र हैं। यानी कंडीशन है कि कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बोलने के साथ थोड़ा गरिमामयी जीवन जीना चाहिए। तो इस तरीके से बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन एक हद तक जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 19 सेकेंड, पहले बोलने की स्वतंत्रता। अब जब हम एक दूसरे से बोलते हैं तो क्या होता है कि हम एकत्रित होने लगते हैं, एक दूसरे के पास बोलने के लिए एकत्रित होते हैं। तो दूसरे आर्टिकल नंबर 19(2) में बताया गया शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित बात सभा करने की स्वतंत्रता। आपके पास हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए, उपद्रवी भाषण नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि कोई शांति बाधित होती है। उस तरीके के छोड़कर सारे आप सभा कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, आपको स्वतंत्रता दी गई है।
1903 में यानी 1903 में बताया गया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब आपने देखा हो बजरंग दल इस तरीके से लोग संघ बना लेते हैं, तो वो स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे सैनिक अपना संघ नहीं बना सकते, अगर सैनिक ही संघ बनाएंगे तो अपना देश सुरक्षित कैसे रहेगा। वैश्या लोग जो होते हैं वो संघ नहीं बना सकते, वरना यहाँ पर सामाजिकता प्रभावित हो जाएगी। तो इन दोनों को छोड़कर संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 19(4) के बारे में पढ़ते हैं। 19(4) में दिया गया देश के किसी भी हिस्से में आवागमन। अब आपका मन हुआ कि हम बिहार जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, तो आप जा सकते हैं, आपको कोई रोका टोकी नहीं होगी। तो इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल नंबर 19(4) के तहत। 19(5) में दिया गया देश के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। अब आपका मन हुआ कि हम दिल्ली रहेंगे जाके, तो दिल्ली आपने प्लाट खरीद लिया तो आप वहाँ रह सकते हैं। तो इस तरीके की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल नंबर 19(5) के तहत दी गई। आर्टिकल नंबर 19(6) में दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो कि आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और अब ये एक विधिक अधिकार बन गया है, जिसे 300 का अनुच्छेद में रख दिया गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, जो अब हट चुका है। 19(7) में दिया गया है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी आपका मन जो व्यापार करने का वो कर सकते हैं, जीविका जिससे आपकी चल सके उसकी स्वतंत्रता दी गई है। इसी में आपने देखा होगा फुटपाथ पर लोग दुकान लगा देते हैं, तो वो स्वतंत्रता इसी के तहत दी गई है 19(7) के तहत। इसमें नोट पॉइंट लिखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई। तो प्रेस की स्वतंत्रता में संशोधन करके प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में। तो 19(1)(a) में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है। एक चीज़ याद रखना है, बोलने के अधिकार में ही आप चुप रहने का अधिकार। आपका मन है बोलने का तो बोलिए, नहीं मन है तो मत बोलिए, ये स्वतंत्रता आपके बोलने के अधिकार में भी दी गई है। तो कई बार ये कथन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना है बोलने के अधिकार में ही अपने आप चुप रहने का अधिकार शामिल है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें दिया गया सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आपने देखा होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर कोई एक ऑनलाइन किसी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांग सकता है, तो वो स्वतंत्रता सूचना का अधिकार कब हमें दिया है इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 19 के ही अंतर्गत ये आता है और ये कानूनी अधिकार है। ये आपको कानूनी अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना मांग सकते हैं। उसके बाद ये इसमें क्या हुआ था, ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और ये अधिकार, सूचना का अधिकार हमने स्वीडन से लिया है। आपसे पूछा जाए सूचना का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये हमने अधिकार लिया है स्वीडन से। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 20 के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहता है क्योंकि इससे संबंधित केस हर किसी के पास आते रहते हैं। वो भी है कौन सा अधिकार है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध, यानी आपने कोई अपराध किया है और आप पर दोष सिद्ध हो चुका है, तो उसके संबंध में आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसके बारे में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। कौन कौन सी मिली है आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बताते हैं 3 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं इससे संबंधित मिली हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। अगर किसी अपराध के लिए इस समय वर्तमान में 1 साल की सज़ा है और अपराध करने के बाद जो केस होता है उसके बाद उसमें परिवर्तन करके 2 साल कर दिया जाता है, तो आपको 2 साल की सज़ा नहीं होगी। जो इस समय जो आपने अपराध किया उस समय की जो सज़ा है उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। तो यही है पहला पॉइंट इसमें कि अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी, पहले या बाद में बनने वाले कानून के तहत नहीं। याद रखना, पहले और बाद में कोई कानून से बनता है उससे रिलेटेड नहीं, आपने जिस समय जो अपराध किया उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, जो भी कानून उस समय होगा। दूसरा नंबर इसमें दिया, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। अब ये बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है। किसी ने जैसे किसी का मर्डर कर दिया, बाई चांस उसको पकड़ के पुलिस ले गई, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाई चांस उसको पुलिस पकड़ के ले गई, अब उसको अदालत ने सज़ा दे दी कि इसने ये गुनाह किया है और इसके लिए इसे सज़ा दी गई। होता ये है कि वो इंसान जिंदा निकलता है, वो इंसान जिंदा निकलता है और आपको उसके लिए सज़ा मिल चुकी है। फिर ये होगा कि आप उसका अगर मर्डर कर देंगे तो आपको दोबारा सज़ा नहीं होगी। ऐसा करना नहीं है, लेकिन ये इस पर एग्जाम्पल है कि अगर आपने एक अपराध के लिए आपको सज़ा मिल गई तो उसके लिए आपको दोबारा नहीं मिलेगी। गलती कानून की मानी जाएगी कि उसने आपको सज़ा दी क्यों, जब ये
हुआ नहीं तो जो भी आप अपराध करेंगे उसी कानून की सज़ा मिलेगी, और जितना अपराध किया है वही उतनी ही सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर आपने कोई गुनाह किया है, पर दोष हो चुका है सिद्ध, तो आपको ये बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ गवाही दें। आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। आपका मन है कि अपना बचाव करना, तो आप बचाव कर सकते हैं। आपका मन है वकील रखना, वकील रख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई हैं। तो आप इसमें 3 रखना। आर्टिकल नंबर 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण दिया गया। पहला हमने बताया अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। दूसरा हमने बताया किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी। तीसरा हमने बताया कि कोर्ट में आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 21, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है जीवन जीने का अधिकार, यानी, और ये हमने आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपको बताए थे कि ये आपातकाल के समय में स्थगित नहीं किया है, क्योंकि इसमें जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का मतलब कि चाहे आपातकाल हो, इंसान जिएगा तो जिएगा, स्वतंत्रता उसको जीवन जीने की है। तो इसी के तहत हमने क्या दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, विदेश जाने का अधिकार है। आपका अगर मन है कहीं विदेश जाने का तो आप जा सकते हैं, वीज़ा वगैरह बनवाइए और आप जाइए, वहाँ के नियमों का फॉलो कीजिए। गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, आपका मन है कि हम इस तरीके से जीवन जिएंगे तो आप उस तरीके से जीवन जी सकते हैं, आपकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। निजता का अधिकार, आप अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करना चाहते तो कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है, तो ये आपका निजता का अधिकार है। ये शादी वगैरह में ये सब चीज़ें होती हैं तो वो निजता का अधिकार के अंतर्गत ही आती हैं। जीवन साथी चुनने का अधिकार इसी आर्टिकल नंबर 21 के तहत दिया गया है कि आपका मन है जीवन साथी ये होना चाहिए और उसको भी पसंद है। ये बात जरूर याद रखना है, आपको जो भी स्वतंत्रता दी गई है वो सब दी गई हैं, वहाँ तक दी गई हैं जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता, ये नहीं कि आपको पसंद है उसको नहीं पसंद है तब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। दोनों का अधिकार है, तो दोनों ही अगर राजी हैं तभी होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 है इंटरनेट पाने का अधिकार। अब ये भी अधिकार बनता जा रहा है कि हर राज्य का यह कर्तव्य जोड़ा जा रहा है कि अगर आप एक जगह इंटरनेट है तो सभी को मिले। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 है रात्रि में शांतिपूर्वक सोने का अधिकार। आपने देखा हो कई जगह होता है कि डीजे बहुत रात तक बजता रहता है, उसके बाद पुलिस आती है बंद कराती है। वो इसी के लिए क्योंकि आप किसी दूसरे की नींद खराब कर रहे हैं। आप एंजॉय कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे की नींद खराब कर रहे हैं तो ये उसके अधिकार का हनन हो जाता है। इसीलिए पुलिस आकर आपको ज़्यादातर लिखा होगा कि 10 बजे के बाद आप डीजे वगैरह नहीं बजा सकते। वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि रात में सोने का अधिकार दिया गया है शांतिपूर्वक। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, आपको पता है 21A में शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आश्रय का अधिकार, मतलब आप किसी को आश्रय दे सकते हैं, बेशक वो क्राइम किया हुआ ना हो तो उसे आप आश्रय दे सकते हैं। तो आश्रय आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ दिया गया, पॉइंट नंबर 8 में दिया। निःशुल्क विधिक सहायता, आपको फ्री में जो भी कानूनी सहायता है वो मिलेगी। 10th पॉइंट में दिया चिकित्सक सहायता पाने का अधिकार, यानी आप अपना इलाज भी करा सकते हैं, ये भी आपको अधिकार है। धूम्रपान का निषेध, अगर आपको धूम्रपान पसंद नहीं है और कोई व्यक्ति आपको करता है तो आप उसे रोक टोक कर सकते हैं, और अगर वो नहीं मानता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये धूम्रपान का निषेध 11 में दिया गया। पॉइंट नंबर 12 में दिया गया कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर संरक्षण। कई बार होता है कि काम जो महिलाएं होती हैं उनको कई ऑफिसों में देर रात तक रोका जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई नियम बना दिए गए कि इतने बजे से पहले महिलाओं को कार्यस्थल से छोड़ दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, आप रात तक बाधित नहीं कर सकते अगर महिलाओं। तो ये स्तर कार्यस्थल पर यह संरक्षण दिया गया महिलाओं को जो कि कामकाजी महिलाएं हैं। अब थोड़ा सा नोट लिखना है, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। आपने देखा होगा कि बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार है, लेकिन जीवन जीने के अधिकार में मरने का नहीं, मरने का आपको अधिकार नहीं है। मरने का अधिकार ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपको जिसने जन्म दिया है ये उसका अधिकार था। ठीक है। तो आप मर नहीं सकते, मरने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। उसके बाद कोई भी महिला अपने बच्चों को पैदा करे या ना करे ये उसका अधिकार है, पुरुष का अधिकार ये नहीं है। आप बाध्य नहीं कर सकते कि हाँ बच्चा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी इसी में दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 के तहत, ये ध्यान रखना है। इसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 21A, हम आपको पहले बता चुके हैं। जो भी हमारी शिक्षा संबंधी था तो ये 6 से 14
साल के बच्चे जो होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आपने सर्व शिक्षा अभियान सुना होगा, तो इसी के तहत है आर्टिकल नंबर 21A, जिसमें क्या किया गया 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई। ये कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया था। और लागू करने की बात पूछी जाए तो 1 अप्रैल 2010 में ये लागू है। डेट पूछी जा चुकी है कि जो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 है कब लागू हुआ, तो इसका याद रखना है, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। किसके समय लागू हुआ? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संविधान संशोधन के समय, लागू होने के समय नहीं, ध्यान रखना है, क्योंकि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 और संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 22 के संबंध में। कुछ गिरफ्तारी से, जैसे कोई किसी केस में गिरफ्तारी पुलिस वगैरह आती है तो उसके संबंध में क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कुछ दशाओं में, आर्टिकल नंबर 22 में बताया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण, यानी गिरफ्तारी का अपराध के बाद आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, उससे पहले आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपराध से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कुछ विशेष क्राइटेरिया है, उसमें आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, बाकी आपको ऐसे अपराध करने से पहले आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप पूछ सकते हैं आपकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, ये आपको अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं। तो इसके संबंध में आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं तो हम जब बताते हैं आपको। गिरफ्तारी का कारण, कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहले आप उससे पूछिए आपके पास वारंट है, गिरफ्तारी का कारण क्या है उसमें आप पूछिए। अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपका अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। जो भी गिरफ्तार कर रहा है, जो भी थाना वगैरह है गिरफ्तारी करके ले जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, बशर्ते उस समय गिरफ्तारी के समय छुट्टी ना हो। कोर्ट में अगर छुट्टी हुई तब फिर ये कंडीशन हट जाती है, तो नेक्स्ट डे जो भी वर्किंग डे होता है उसमें एक कार्रवाई होती है। थर्ड पॉइंट दिया गया पसंद के वकील, आपका मन है कि हम इस वकील को चुनेंगे तो आप उसको चुन सकते हैं। और चौथा पॉइंट है परिवार को सूचित करने का अधिकार है। अगर आपको कहीं आप परिवार से दूर हैं, आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने परिवार को सूचित कर सकते हैं। तो ये हमें दिया गया आर्टिकल नंबर 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध संबंध। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा शोषण के विरुद्ध हमें कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं। तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध हमें जो अधिकार प्राप्त हैं उससे संबंधित है। इसमें आर्टिकल नंबर 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम से संबंधित जो है वो आर्टिकल नंबर 23। बलात् श्रम का मतलब है कि आपसे जबरन मजदूरी नहीं करा सकती, बशर्ते देश की समस्या अगर आ रही है तो उस समय आपसे जबरन कराया जा सकता है, जो कि बहुत विशेष, जैसे राष्ट्रीय आपात के समय ये ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको करना पड़ सकता है। यही नोट पॉइंट में लिखिए, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया था। यानी पहले लोग रख लेते थे और उनको खाना वगैरह खिलाते थे और उनसे मजदूरी कराते रहते थे, बाकी वो इतने साल करते रहते थे, तो वो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम लाया गया था 1976 में, तो उससे उनको निजात प्राप्त हुआ। आर्टिकल नंबर 24 में है बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। आपने देखा होगा कि पहले ऐसा होता था छोटे छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में लगा लिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा करना एक कानूनी अपराध है और ये उनको बच्चों को अधिकार प्राप्त है कि आपको नहीं लगाया जा सकता। इसको बाल श्रम में माना जाएगा, अगर आप कोई लगाता हो उस पर कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई के तहत उससे जेल भी हो सकती है। तो ज़्यादातर पहले लगाया जाता है लेकिन अब लोग नहीं लगाते हैं 18 साल से पहले। तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किसमें है? आर्टिकल नंबर 24। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहाँ से कहाँ तक प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। तो हम इस 25 से 28 तक जो भी आर्टिकल है उसमें क्या क्या बताया गया वो बताते हैं। 25 में दिया गया अंतःकरण। अंतःकरण मतलब अपने मन से और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार। आपको जो धर्म अच्छा लगता है, आप जो धर्म मानते हैं उसका प्रचार कीजिए, उसे मानिए।
कोई रोक टोक नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 25 में होता है। 26 में बताया गया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। आप जिस धर्म को मानते हैं उससे संबंधित जो भी प्रबंध यानी पूजा पाठ वगैरह जो भी होता है, जैसे होता है मंदिर मस्जिद में, वो कार्य आप कर सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल नंबर 26 के दी गई है। आर्टिकल नंबर 27 बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें बताया गया राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। यानी जो भी किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसके उत्थान के लिए जो भी धनराशि आपने देखा होगा दान की जाती है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये आर्टिकल नंबर 27 के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल 28 में बताया गया है किसी भी सरकारी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी सरकारी संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा पर निषेध किया गया है। ये आर्टिकल नंबर 28 में बताया गया है। अब हम चलते हैं संस्कृति। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिया गया है। इसमें आर्टिकल नंबर 29 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पॉइंट हैं आप ध्यान से सुनिए। इसमें पहला पॉइंट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो भी अल्पसंख्यक होते हैं, मुस्लिम सिख ये सब अल्पसंख्यक हैं, तो ईसाई हैं, जैन हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, इनको संरक्षण दिया गया है। भारत के दूसरा पॉइंट है भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल नंबर 29 में ही है। केवल भाषा, जात, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से बाधित नहीं किया जा सकता, ये भी आर्टिकल नंबर 29 में है। आर्टिकल नंबर 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। आपने मदरसा संबंधी ये सुने होंगे, स्कूल वगैरह, तो ये आर्टिकल नंबर 30 के तहत ही हैं स्थापित। अब चलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया। इस अधिकार के तहत को क्या कहा, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। भीमराव अम्बेडकर ने, अगर आपसे पूछा जाए संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा, तो आर्टिकल नंबर 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भीमराव अम्बेडकर। वैसे आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा क्या है, तो वो प्रस्तावना है। ध्यान रखना है, इन दोनों में फ़र्क ध्यान रखना है। प्रस्तावना आपको हम बता चुके हैं, तो जो कि संविधान की आत्मा है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा क्या है, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, रिट जारी करता है। जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इससे संबंधित ये तो कोई कोर्ट जाता है तब भी लागू करता है, और यह अपने आप स्वतः संज्ञान में लेकर भी ये लागू कर सकता है रिटें। तो इसके तहत 5 रिट जारी की जाती हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। और जो भी कोर्ट होता है वो अपने लोअर कोर्ट के बारे में ही रिट जारी करता है, अपर कोर्ट के बारे में रिट जारी नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध लेख, चौथी होती है रिट उत्प्रेषण, और 5वीं होती है अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट हैं, याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसके बारे में जब विशेष पूरा पढ़ना होगा, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होगा स्टार्ट, तब उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या होता है परमादेश, प्रतिषेध लेख क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही, सुप्रीम कोर्ट लागू करती है और हाई कोर्ट भी को भी अधिकार है ये रिट जारी करने का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पर ऐसे ही बनाना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत जारी करता है, हाई कोर्ट रिट के आर्टिकल से पूछा जारी करता है, तो 226 यानी 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो 32 के तहत जारी करता है। ये ध्यान रखना है थोड़ा। तो इस तरीके से हमने मात्र आधा घंटा में 33-34 मिनट में पूरा मौलिक अधिकार चैप्टर कंप्लीट कर लिया, विद अनुच्छेद सहित। एक एक अनुच्छेद आपको बताया गया, और इससे बाहर क्वेश्चन आता नहीं है। आप कोई सा एग्जाम देखना, प्रीवियस ईयर लगा के देखना, किसी भी का अगर आपसे मौलिक अधिकार से पूछा गया तो इससे ज़्यादा नहीं, कहीं भी नहीं पूछा होगा। PCS तक का आप एग्ज़ाम दे देना ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। क्लास अगर पसंद आए तो इस क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।